डियर स्टूडेंट्स, आज साड़ी की दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में क्लास वीडियो में हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखे थे और कुछ साड़ी के द्वितीय क्रम का, कोटि का और तृतीय कोटि के साड़ी का मान ज्ञात करना सीखा था। आज हम लोग पहले प्रारंभ में साड़ी के प्रारंभिक कुछ गुणधर्म देखेंगे। ओके, और इन्हीं के आधार पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो सबसे पहले अब देखा जाए साड़ी के प्रारंभिक गुणधर्मों में सबसे पहला गुण है, यदि किसी साड़ी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है। यहाँ देखिए, चाहे ये स्तंभ में प्रत्येक स्तंभ का अवयव शून्य हो या ऐसे पंक्ति का अवयव किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में, यदि एक स्तंभ या एक पंक्ति के सभी अवयव यदि शून्य है तो उसका मान शून्य होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ प्रथम स्तंभ में सभी अवयव शून्य है तो इसका मान क्या होगा? शून्य होगा। ओके, कोई अगर हम पंक्ति लिखें 0 0 1 2 5 ABC, तो इसका भी मान शून्य होगा क्योंकि प्रथम पंक्ति में सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी साड़ी की अगर कोई साड़ी के यदि किसी साड़ी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अथवा शून्य है, प्रत्येक अवयव शून्य है तो साड़ी का मान शून्य होता है। ओके, अब हम लोग जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स का वो देखा जाए। यदि किसी साड़ी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो अवयव पंक्तियों में लिखे हुए हैं यदि उन्हें हम स्तंभों में जगह दे दें तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। एक उदाहरण हमने रखा है, जैसे देखिए पंक्तियाँ क्या हैं इस साड़ी में 5 7 8 2 9 6 1 0 4, इनको किस में लिख दिया गया है? स्तंभों में लिख दिया है और बीच में क्या लगा है? बराबर। अतः अगर हम किसी साड़ी की पंक्तियों को स्तंभों में लिख दें या स्तंभों को पंक्तियों में लिख दें, एक ही बात है, तो साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी साड़ी की वो ये है, यदि किसी साड़ी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को अगर आप परस्पर बदलते हैं तो उसका मान ऋणात्मक हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ओके, यदि किसी साड़ी की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो साड़ी का मान का क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। ओके, उदाहरण अगर आप देखें, मान लीजिए कहीं ABCD, इन दोनों पंक्तियों को आपस में बदल दें, CD और AB कर दे ऐसे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, तो यही कहा गया है कि यदि किसी साड़ी की या तो किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदलें या दो स्तंभों को आपस में बदलें तो उस साड़ी का जो मान होगा वो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। 3 प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी स्तंभ या किसी पंक्ति के यदि सभी अवयव शून्य हैं तो उस साड़ी का मान शून्य होता है। दूसरा हम लोगों ने कहा कि यदि पंक्तियों के अवयवों को स्तंभों के अवयव बना दें तो उस साड़ी का मान परिवर्तित नहीं होता है। और तीसरा अभी जस्ट देखा हम लोगों ने कि यदि साड़ी की किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदलें या किन्हीं दो स्तंभों को बदलें तो साड़ी का मान का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ओके, अब अगला गुण देखा जाए, ध्यान रखना है, याद कर लेना है इसे। ओके, यदि किसी साड़ी में कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सरसम हो, यानी दो पंक्तियों के अवयव सरसम हो, एक पंक्ति दूसरे पंक्ति के अवयव क्या हो? समान हो, जो अवयव पहली पंक्ति में हो वही अवयव दूसरी पंक्ति में हो, या एक स्तंभ में जो अवयव हो वही किसी दूसरे स्तंभ में भी वही समान अवयव हो। ओके, तो उस साड़ी का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसको आप उदाहरण से समझिए, ABC 1 2 3, इसका मान शून्य लिख दिया जाए। क्यों? ये दो स्तंभों के अवयव क्या है? समान है, अतः इसका मान क्या होगा? शून्य होगा। अगर पंक्तियों के हिसाब से देखें तो इसी तरह की अगर अवयव समान अवयव किस में हो? पंक्तियों में हो, जैसे 1 2 3 5 6 7 और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, तो आप देख रहे हैं पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव क्या है? समान है, अतः इस साड़ी का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ओके, बिना विस्तार के प्रॉपर्टी से हम कह देंगे इसका मान, अगर आप विस्तार करेंगे तो भी शून्य आएगा। राइट, तो ये प्रॉपर्टी से हमारा समय नहीं जाता है। ओके,
और वैल्यू आ जाती है। अब हम लोग साड़ी के जो प्रारंभिक गुणधर्म हैं उनमें पांचवा गुणधर्म देखा जाए। यदि किसी साड़ी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए और किसी साड़ी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसका फ़ायदा हम लोग कहाँ सवाल में उठाएंगे कि कॉमन जो लिया जाता है वो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से कॉमन लिया जाता है। या याद होगा आप लोगों को कि जब आपने आव्यूह पढ़ा था तो जब किसी स्केलर से गुणा किया जाता है, किसी के से गुणा किया तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। लेकिन सारिक में क्या होता है तो कि या तो किसी स्तंभ में गुणा हो जाएगा उस संख्या का या किसी पंक्ति में। वही दूसरे शब्दों में यहाँ दिया हुआ है कि के का गुणा एक पंक्ति में है तो पूरे की पूरी अवयव का मान किससे गुणा हो जाता है, के से हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहिए कि हम अगर किसी संख्या से गुणा करें, 2 से गुणा करें 3 से, तो किसी पंक्ति में या तो गुणा हो जाएगा या किसी स्तंभ में गुणा हो जाएगा। या एक तरह से और कह सकते हैं कि हम कॉमन लेंगे किसी भी पंक्ति से, किसी भी पंक्ति में अगर कॉमन है तो उसे हम कॉमन बना देंगे, किसी स्तंभ में कॉमन है तो कॉमन बना देंगे। यानी एक स्तंभ में अवयव होने पे वो कॉमन हो जाता है या किसी पंक्ति में अवयव होने से वो कॉमन हो जाता है। ओके, अगली प्रॉपर्टी देखी जाए, छठी प्रॉपर्टी है, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी को उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको उदाहरण से समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक सारणिक लिखी हुई है, यहाँ लिखा है A1 प्लस B1 और यहाँ लिखा है A2 प्लस B2, तीसरा अवयव भी ले रहे हैं A3 प्लस B3। ओके, यहाँ लिखा है C1, यहाँ लिखा है C2 या यहाँ लिख देते हैं C2, यहाँ बी में रखते हैं या रुक जाइए दोबारा लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, क्रम से लिखते हैं कि इस जगह हमने क्या किया A1 प्लस B1, यहाँ क्या किया A2 प्लस B2, यहाँ कर दिया A3 प्लस B3। ओके, एक स्तंभ का अवयव है ये, और यहाँ कर दिया हम लोगों ने C1, C2, C3 और यहाँ कर दिया D1, D2, D3। ये 3 क्रम की सारणिक है, सॉरी अवयव नहीं है, सारणिक है। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 का है उसके अनुसार ये 2 सारणिकों में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हम इसके 2 सारणिकों का योग का होगा, एक सारणिक जो बनाएंगे उसमें पहला स्तंभ रखेंगे A1, A2 और A3 का, यहाँ C1, C2, C3, यहाँ D1, D2 और D3, ये हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस के साथ दूसरा इसमें जो सारणिक लिखेंगे उसके स्तंभ क्या रखेंगे B1, B2, B3। ओके, जो प्लस में ध्यान रखिएगा जो अगली सारणिक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे B1, B2, B3 प्लस के साथ था और यहाँ C1, C2, C3 और यहाँ D1, D2, D3। ठीक है ना, तो योग के रूप में हो गया। ओके, एक के साथ A1, A2, A3 रखा था और दूसरे के साथ B1, B2, B3। वही बात यहाँ बताई गई है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 हमने रखा था, 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी का उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी पॉइंट को यहाँ जो मैंने उदाहरण दिया था वो लिखा हुआ है। ओके, अब अगला गुण देखा जाए, ये लिखा है, मैंने उदाहरण लिख दिया है इसमें। देखिए यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अब मैं समझ रहा था उदाहरण नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ उदाहरण लिख दिया है। देखिए वही उदाहरण लिख दिया है। ओके, कि एक में देखिए ये इसमें लिख दिया और जो दूसरा होगा उसमें ये कॉमन रहेगा, ये दोनों में रहेगा। ओके, योग के रूप में जो लिखा हुआ था वही रहेगा। ओके, अगला गुण देखा जाए, यदि सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको बहुत अपनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं R1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R2, राइट। हमने क्या किया है इसमें,
R2 का दुगुना किया और R1 के साथ जोड़ दिया, फिर भी उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। वही यहाँ लिखा है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर का गुणा करें और किसी अन्य पंक्ति के साथ जोड़ दें तो उस सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। यही गुण है 7वां। अब जोड़ना जो है वो घटाना, जोड़ दें या घटा दें। जहाँ प्लस लिखा है वहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो या तो हम R1 की जगह लिखते हैं R1 माइनस 2R2, मतलब घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत उपयोग होती है। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि अगर कोई सारणिक x में किसी सारणिक में x उपस्थित है, ओके, और उसमें हमने x बराबर a रख दिया, जहाँ जहाँ x था सारणिक में वहाँ a रखने पे यदि सारणिक का मान 0 हो जाए तो उस सारणिक का x माइनस a क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ओके, इस तरह गुणनखंड प्रमेय जो आपने पढ़ी थी वही यहाँ सारणिक के रूप में लिखा हुआ है कि यदि किसी सारणिक में चर x उपस्थित है और अगर हम x बराबर a रखें और सारणिक का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x माइनस a सारणिक का क्या होगा, एक गुणनफल होगा। ये तो हम लोगों के पास 8 प्रॉपर्टी थी। 8 प्रॉपर्टी ध्यान रखिए तो सारणिक के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब उन्हीं के देखिए जैसे शुरुआत एक्सरसाइज, अब हम लोग NCERT एक्सरसाइज है, NCERT एक्सरसाइज पूरी होने के बाद जो यूपी बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम इसमें कराएंगे। ओके, प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के आए हुए पिछले 10 साल के कम से कम आए हुए क्वेश्चनों को हम इसमें इस सारणिक वाले चैप्टर में हम बताएंगे। ओके, पहले NCERT की एक्सरसाइज और उसके बाद फिर बोर्ड के आए हुए पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस 10 साल के कम से कम बताएंगे ही बताएंगे। ओके, और पुराने भी ले सकता और भी क्वेश्चन, लेकिन मिनिमम 10 साल के क्वेश्चंस को हम लोग जरूर करेंगे इसमें। अब देखिए ये एक्सरसाइज 4.2 है, बिना प्रश्न किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध करना है। ओके, देखिए ये पहला है सिद्ध करना। इसके अवयव क्या है, x y z है स्तंभ में, यहाँ a b c है और यहाँ x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। आप देख रहे हैं कि अगर c1 के साथ c2 को भी जोड़ दिया जाए तो पहली स्तंभ दूसरा, देखिए यहाँ पे ये हम लोगों की अवयव लिखी हुई है। हमने क्या किया, पहली पंक्ति के साथ स्तंभ के साथ दूसरा स्तंभ जोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी पहली स्तंभ में भी आ जाएगा। तो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ दोनों क्या हो गए, समान हो गए। और जब दो स्तंभ किसी सारणी के समान होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि चूँकि C1 और C3 समान है अतः इस सारणी का मान 0 होगा। न लिखें तो भी प्रॉपर्टी तो हमने यूज कर लिया है, लेकिन लिख दें तो बेहतर होगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। और साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम पहली और दूसरी पंक्ति को C1 की जगह पे या C2 की जगह पे जोड़ दें तो इसका मान 0 आ जाएगा, क्योंकि दो स्तंभ समान हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन यदि पंक्तियों के हिसाब से बना होता तो आप पंक्तियों में जोड़ लेते। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ अवयव क्या दिए हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इन अवयवों की खास बात देख रहे हैं, इनको जोड़ने पे 0 आ जाएगा, इसको भी जोड़ने पे 0 आ जाएगा, इस तीनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की जगह के लिए R1 R2 R3 तीनों को जोड़ दिया। ओके, देखिए R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हुआ क्या, इस जगह के लिए जब तीनों जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव सभी शून्य होते हैं तो सारणी का मान ही शून्य होता है। तो यहाँ पे भी वही हो गया कि एक जो प्रथम पंक्ति है उसके सभी अवयव शून्य हैं, 0 हैं फर्स्ट रो के, दैट्स वाई दिस डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। तो आप देख रहे हैं ये सारणी का मान 0 हो गया, अतः सिद्ध हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 7 15 3 8 5 9 65 75 और 86। एक बहुत फैक्ट देख सकते हैं कि अगर हम 65 में, ये चीज़ थोड़ा सा वॉच करना होता है, थोड़ा ध्यान देना होता है सारणिक में कि क्या हम, और ये गेस क्या अपनाएं जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए, कौन सा प्रोसेस करें। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर 65 में 2 माइनस कर दें तो आएगा 63, 75 में 3 माइनस कर दें तो आएगा 72, और 86 में 5 करते हैं तो 81। क्या खास बात आएगा, जो नए अवयव आएंगे कि इसका 9 टाइम्स होगा, इसका भी 9 टाइम्स यहाँ आएगा, इसका 9 टाइम्स यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये अवयव क्या होंगे,
या माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो बना लेंगे, क्योंकि 9 टाइम्स होगा तो C3 माइनस 9C2 कर लेंगे, जीरो आ जाएगा तुरंत। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस C1 को C3 से घटा दिया गया, इससे C1 के अवयव को माइनस कर दिया गया, तो 9 टाइम्स आ गए। यही बात बता रहे थे, सभी अवयवों का ये क्या है, 9 गुना है, 9 गुना है। देखिए इसका मतलब C3 के लिए C3 माइनस 9C2 कर दें, C2 का 9 गुना घटाएंगे तो इन तीनों जगहों पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया क्या कहा गया कि पहले तो C1 को घटा दिया गया, 9 गुना एलिमेंट मिल गए। तो इस तरह से हम लोगों ने C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 9C2 कर लिया। इससे क्या फ़ायदा मिला कि जो तीसरे स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो गए, अतः इसका मान जीरो आ जाएगा। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा गैस कि ये जो अवयव लिखे हुए हैं इसके साथ ये भी लिख दिया जाए, यानी C2 और C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2 कर दें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, इस जगह भी क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, इस जगह भी क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, और AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 मिल जाएगा, और यहाँ 1 1 है ही है, तो दो स्तंभ समान हो जाएंगे, और जब दो स्तंभ समान हो जाएंगे तो इसका मतलब उस साड़ी का मान शून्य हो जाएगा। यही काम देखिए किया गया कि पहले C1 इज इक्वल C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2 कर दिया, इसके साथ इसको भी जोड़ दिया गया प्रत्येक अवयव, तो इससे क्या हुआ, ये अवयव समान हो गए। इसी अवयव को कॉमन लीजिए, समान हो गए तो किसी स्तंभ से या किसी पंक्ति से कॉमन ले सकते हैं। तो अवयव में ऐसा नहीं था, अवयव में प्रत्येक अवयव से कॉमन होता था, लेकिन सारणिक में एक पंक्ति या किसी स्तंभ से कॉमन ले लिया जाता था, यहाँ कॉमन हो गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कॉमन लेते ही कि प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ के जो अवयव हैं वो समान हो गए, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स सेम हो गए, दैट्स वाई दिस बिकम्स जीरो। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी प्रूफ आ गया। ठीक है, तो यही होता है कि जब आप प्रैक्टिस देंगे, क्वेश्चनों के टच में बने रहेंगे, उनकी शक्ल सूरत देखते रहेंगे, सोल्यूशन देखते रहेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये नहीं है, तो तभी देख के गैस भी होता है क्वेश्चन के बारे में। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ओके, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निक लगानी पड़ेगी। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले स्तंभ के अवयव हैं B प्लस C, ओके, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q है दूसरे स्तंभ के, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y है तीसरे स्तंभ के। सिद्ध करना है 2 इंटू ABC PQR और XYZ। ओके, ये सिद्ध करना है। तो सिंपल सी बात देखिए, इनको अगर जोड़ा जाए, इस तीनों अवयवों को जोड़ा जाए तो ये आएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C। इनकी जगह पे जब R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ने पे ये अवयव आ जाएगा, और इन तीनों को जोड़ने पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो हमने प्रोसेस क्या किया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया। ओके, अब ध्यान दीजिए कि जब हम इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, प्रथम पंक्ति से 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमको प्रूफ में 2 चाहिए बाहर। ओके, तो 2 कॉमन ले लिया। अब गौर करिए कि अगर हम इसमें से R2 में से ये घटा दें तो इस जगह माइनस भी आ जाएगा, इसमें से ऊपर वाला घटा दें तो यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो यहाँ माइनस वाई आ जाएगा, और इसमें से यहाँ माइनस कर इसको माइनस कर दें R1 को, देख लीजिए R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, मतलब R2 के अवयवों से R1 के अवयव घटाने पर इस जगह पे माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई आ गया, और R3 के अवयवों से R1 के अवयव घटाने पर यहाँ पे माइनस C माइनस R और माइनस Z आ गया। देखिए नीड में वही चाहिए थे 2 अवयव, माइनस तो कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, तो B Q और Y और C R Z आ गए माइनस के साथ। ओके, अब उसके बाद अगर ध्यान दीजिए कि अब R1 को ध्यान दिया जाए कि इन दोनों को माइनस B माइनस C को अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो B और C कट जाएगा, A आ जाएगा। P प्लस Q प्लस R में इन दोनों को योग करके जोड़ दिया जाए, मतलब तीनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ P बच जाएगा, और R1 के लिए फिर यहाँ पे वही काम करें तो देखिए अब R1 इज इक्वल टू क्या कर दिया गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, जिससे A P और X आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, R1 से R2 से माइनस कॉमन लेंगे और R3 से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस वहाँ का माइनस यहाँ का प्लस हो जाएगा, और बाहर ये 2 चल रहा है, राइट। तो 2 इंटू पूरा का पूरा वही राइट हैंड साइड आ गया, 2 इंटू में ABC PQR और XYZ आ गया। ओके, उम्मीद करें समझ में आ गया क्या किया गया।
पहले R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह के अवयव मिल गए। देखिए उसके बाद 2 कॉमन ले लिया यहाँ, और बचेगा बी ए प्लस बी पी क्यू, और ये आर में और एक्स वाई जेड में ये प्लस के रूप में आया। तो R2 में इसको माइनस किया तो यहाँ माइनस बी आ जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। इनमें से R1 के अवयव माइनस करेंगे, मतलब ये प्रोसेस करेंगे तो माइनस सी माइनस आर माइनस जेड आ जाएगा। ओके, अब सीधे सीधे R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दें तो ए पी एक्स आ गया, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को सकल ध्यान रखेंगे, देखते रहेंगे तो ये प्रोसेस याद रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक, लेकिन आज हम केवल 8, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग भी बोर होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में 8 से लेके 14 तक के क्वेश्चन कराएंगे। आज 8 तक क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ भी सिद्ध ही करना है, 6 से 14 तक भी सिद्ध ही करना है, और सारणिकों के जो गुणधर्म 8 बताए थे वही उपयोग होगा। ओके, तो अगर आपने एक याद होगा आप यू किया था स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ध्यान दीजिए तो स्क्यू सिमेट्रिक का थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, बट इसको हम LHS से लेके RHS नहीं लाएंगे। पहले क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को, इस सारणिक को हम लोग पहले x मान लेंगे, ठीक है। और पहली पंक्ति से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहली पंक्ति से माइनस कॉमन, दूसरी से माइनस कॉमन, तीसरी से माइनस कॉमन, तो -1 के पावर 3 हो जाएगा, जो कि माइनस बन जाएगा। ओके, अब जब कॉमन लेंगे तो 0 माइनस ए विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, और विपरीत चिन्ह होते ही अगर हम देखिए, ध्यान दीजिए, विपरीत चिन्ह जैसे ही करेंगे, जैसे ही माइनस, तीनों से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वही मैट्रिक्स आ जाएगी, सॉरी आबिहु आ जाएगी, जिसको हमने x माना हुआ था। ओके, जैसे ही, और लेकिन पंक्तियों स्तंभों को बदलेंगे तब, इनसे पंक्तियों और स्तंभों को क्या करेंगे, बदलेंगे। और आप जानते हैं पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही x आ जाएगा, माइनस बाहर पहले से था तो माइनस एक्स को इधर लाइए, 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, इस तरह से इसका मान 0 प्रूफ करेंगे। ओके, क्या समझ में आ गया। पहले पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति से माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 की पावर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद जो जो पंक्तियाँ उनको स्तंभ बनाते ही ये सारणिक मिल जाएंगी, और जैसे ही सारणिक मिलेगा -x रख देंगे और तुरंत x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका सीधे सीधे आपको विस्तार करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें कोई सारणिक का गुणधर्म अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, यहाँ ऑलरेडी 2 0 दिए हुए हैं, यानी प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका क्या कर दिया जाए, विस्तार कर दिया जाए। तो जैसे ही प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो नीचे के तो 2 0 हैं, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई, केवल 1। और जब 1 का मल्टीप्लाई लेते हैं तो याद होगा ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ देते थे, तो ये अवयव आ जाएंगे। तो देखिए यही लिखा हुआ है, पहले पूरा सारणिक लिख लिया जो लेफ्ट हैंड साइड का है, उसके बाद प्रथम स्तंभ के सापेक्ष क्या किया, प्रसार कर दिया। तो जो बताए थे 1 इंटू उसकी 1 की पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, जैसा विस्तार हमने समझाया हुआ था, तो ये अवयव आ जाएंगे। अब इसका क्या करिएगा, जानते हैं 2 इंटू 2 की जो सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, द्वितीय कोटि का जो डिटर्मिनेंट है, उसमें पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, वही लिख दिया गया। ऐसा करते ही cos A cos B माइनस साइन A साइन B का फार्मूला आ गया, जो कि साइन A प्लस B होता है। तो दोनों एलिमेंट जुड़ जाएंगे, cos π/2, और उसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन वैसे ही समझ में आ रहा है कि हमको सिर्फ इसमें प्रसार करना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के पेपर में। देखिए, और सिंपल सा देखिए क्या किया गया है। देखिए, अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 1 1 1 दिए हो तो प्रयास करिए कि 2 जगह शून्य बना लीजिए, 0 बना लीजिए, राइट। तो इसका मतलब इस जगह और इस जगह 0 बना लेंगे। कैसे, इसमें से C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। ध्यान रखिएगा, C1 जैसे घटा रहे तो C1 को दोनों में से घटाइए, ये नहीं कि C2 में C3 भी कर लीजिए और C3 में C1 भी कर लीजिए, नहीं, एक को निश्चित रखते हैं।
तो C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो इस जगह 0 आ जाएगा, और C3 में से C1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यही काम किया गया है। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और दो जीरो होने से आप फायदा यहाँ देख चुके हैं इस क्वेश्चन में कि दो जीरो थे तो एक ही अवयव के सापेक्ष उसका प्रसार करना होता है, वही काम यहाँ करेंगे। तो C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 जिससे यहाँ 0 बन गया, और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1 जिससे यहाँ 0 बन गया। ओके, तो इसका विस्तार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो एक के साथ केवल विस्तार होगा, बाकी तो दो जीरो हैं। तो एक के सापेक्ष करेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए, इस पंक्ति छोड़ दिया, स्तंभ छोड़ दिया, तो ये अवयव बचेंगे। ओके, मतलब ये द्वितीय क्रम के अवयव सारणिक में बदल जाएगा, द्वितीय क्रम के द्वितीय कोटि के सारणिक में ये बदल जाएगा, और बाकी गुणनखंड कर लेंगे जो भी हम लोग जानते हैं। देख लीजिए यहाँ प्रथम पंक्ति के सापेक्ष तो विस्तार, जैसे ही प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हमें ये 2 इंटू 2 की सारणिक प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब इसमें हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वो लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा फैक्टर b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका हो जाएगा इस वाले का c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए। अब देखें तो इन प्रथम स्तंभ से b माइनस ए कॉमन है और द्वितीय स्तंभ से c माइनस ए कॉमन है, बाहर कर लिया। उसके बाद ये विस्तार कर दिया कि इसमें से गुणा में से इसको माइनस कर लेंगे। ये देखिए सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होके सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर फैक्टर कर दिया। इन दोनों में ए कॉमन लेने पे सी माइनस बी कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या ए प्लस बी, यहाँ से माइनस और ये पहले से माइनस है प्लस हो जाएगा। रिजल्ट जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए वो मिल जाएगा। तो आज के क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कराएंगे, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, तो 8 से लेके जो भी जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो अगली वीडियो में। ओके, बाय।